हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे के बुलेटिन 7 की बड़ी बात में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। आज शाम सीएम हाउस में बैठक होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें विधानसभा के आगामी सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही नए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक बजट प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया जा सकता है। नए बजट का खाका तैयार कर लिया गया है और इस बैठक में गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं पर अमल को लेकर भी फैसला हो सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में पेश किए जाने वाले कुछ संशोधन विधेयकों के प्रारूप को भी मंजूरी दी जा सकती है। इधर शिवराज कैबिनेट की भी आज बैठक है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल इसमें शामिल होंगे। वर्चुअली बैठक में जुड़ेंगे सीएम शिवराज और मंजूरी के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के प्रस्ताव को रखा जाएगा। 8 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। अधोसंरचना विकास के साथ कृषि रोजगार पर फोकस रहेगा। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने पर भी बजट में फोकस रहेगा। तो प्रदेश सरकार रेत परिवहन में लगे वाहनों पर टैक्स लगा सकती है। सड़कों के रखरखाव के नाम पर टैक्स लगाने की तैयारी की गई है। लोक निर्माण विभाग ने इसे लेकर एक प्रस्ताव भी तैयार किया है। तो कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव भी आज पेश किया जाएगा। बात करेंगे एक और अहम खबर की। मध्य प्रदेश में आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक की परीक्षा चलेगी और केंद्र पर छात्रों को सुबह 8:45 पर तक ही प्रवेश मिलेगा। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। करीब 10 लाख विद्यार्थी ये परीक्षा देंगे। कोरोना काल के बाद हो रही ये ऑफलाइन परीक्षा और करीब 4000 केंद्रों पर परीक्षा की व्यवस्था की गई है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा है, आज से शुरू होगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक की परीक्षा चलेगी। केंद्रों पर छात्रों को सुबह 8:45 के पहले पहुंचना होगा, यानी तब तक ही प्रवेश मिलेगा। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। करीब 10 लाख विद्यार्थी ये परीक्षा देंगे। कोरोना काल के बाद पहली बार ये ऑफलाइन परीक्षाएं हो रही हैं। करीब 4000 केंद्रों पर परीक्षा के लिए तैयारियां की गई हैं। तो 10वीं बोर्ड की परीक्षा ऑफलाइन मोड पर होगी। इसके लिए खासी तैयारियां की गई हैं। आज सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ये पहला पेपर होगा। बढ़ते आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ से मिल रही एक अहम खबर की। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 19 फरवरी से बस्तर संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरे पर छत्तीसगढ़ भाजपा के किसी प्रदेश पदाधिकारी को आमंत्रित नहीं किया गया है। केवल बस्तर संभाग के प्रभारी और विधायक श्री रतन शर्मा और प्रदेश महामंत्री किरण देव मौजूद रहेंगे। डी पुरंदेश्वरी 19 फरवरी को दंतेवाड़ा, 20 फरवरी को कोंडागांव, 21 फरवरी को कांकेर जिला भाजपा पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। उसके बाद 22 फरवरी को रायपुर में बैठक की तैयारी चल रही है। दरअसल कभी भाजपा बस्तर और सरगुजा के दम पर सरकार बनाया करती थी, लेकिन आज इन दोनों संभागों में भाजपा के कोई भी विधायक नहीं है। इसलिए भाजपा के प्रभारी और सह प्रभारी दोनों इन संभागों का दौरा करके स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। इन पदाधिकारियों को जिला और मंडल स्तर पर राज्य सरकार को विभिन्न मोर्चों पर मुद्दों पर घेरने के लिए दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो डी पुरंदेश्वरी का अहम दौरा। केवल बस्तर संभाग के प्रभारी बैठक में शामिल होंगे और कोई भी प्रदेश स्तर का पदाधिकारी यहां पर मौजूद नहीं होगा। दंतेवाड़ा, कोंडागांव और कांकेर के पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश सरकार को घेरने को लेकर रणनीति बनेगी और साथ ही ये भी चर्चा होगी कि आखिरकार बस्तर
में और सरगुजा में कैसे जनाधार बीजेपी का कम होता नजर आ रहा है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में क्या कुछ राजनीतिक और गैर राजनीतिक घटनाक्रम होंगे, इसकी जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्टार जन इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, बीजेपी की अहम बैठक है, साथ ही लगातार प्रदेश के मुखिया भी एक्टिव हैं। आज क्या कुछ खास घटनाक्रम होंगे छत्तीसगढ़? देखिए, राजनीतिक घटनाक्रम काफी तेजी से बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में। देखा जाए तो दिन भर गहमागहमी होने की है। गहमागहमी इसलिए क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो कैबिनेट की बैठक है, बजट से पहले ये कैबिनेट की बैठक है, इस लिहाज से ये बैठक भी कई मायने महत्वपूर्ण रखती है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना के तहत जो लाभार्थी किसान हैं उनके खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। ये भी एक बड़ी खबर है क्योंकि लगातार समय समय पर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से किसानों के खातों में पैसे जा रहे हैं, जिसके जरिए उनके पास साल भर पैसे की सर्कुलेटिंग हो रही है और वो कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बात कर लें तो जो आज बीजेपी के डी पुरंदेश्वरी उनका भी दौरा है और बस्तर संभाग की वो बैठक लेंगे, तो ये भी एक बड़ी खबर रहेगी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहाँ कैबिनेट की बैठक लेंगे, यहाँ गोधन न्याय योजना की राशि का ट्रांसफर करेंगे, तो साथ ही बीजेपी की भी बैठक का दौर रहेगा और यही कुछ प्रमुख खबरें रहेंगी, जिसको लेकर लगातार जो भी अपडेट रहेगा वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, ये तमाम खबरें होंगी जिसके बारे में आप दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। हमारे सहयोगी नीलम गुरुए भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है भोपाल से। नीलम, आज क्या कुछ खास होगा, क्योंकि यहाँ पर भी शिवराज कैबिनेट की आज बैठक है? जी बिल्कुल, देखिए शिवराज कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है और 8 मार्च को जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश होने वाला है उसका प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 2.5 लाख करोड़ का बजट होगा और उसमें सबसे ज़्यादा फोकस की अगर हम बात करते हैं तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जो बिंदु है उन पर किया जाएगा। फिर चाहे वह अधोसंरचना विकास की बात हो, रोजगार की या फिर कृषि की, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पर इस बार के बजट में फोकस रहेगा। इसके अलावा रेत परिवहन में जो वाहन लगे हैं उनसे टैक्स वसूली के लिए भी लोक निर्माण विभाग ने एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसे अंतिम मंजूरी के लिए आज कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। तो ये 2 अहम महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिसे आज कैबिनेट में रखा जाएगा। इसके अलावा अगर हम अन्य महत्वपूर्ण खबरों की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री और कमलनाथ जो है आज कुंडलपुर में जो पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा है उसमें शामिल होने जाएंगे। काफी बड़ा महोत्सव कुंडलपुर में ये आयोजित हुआ है, 16 फरवरी से चल रहा है और उसमें आज वो जाकर के शामिल होने वाले हैं। वहीं अगर हम दूसरी बड़ी खबरों पर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज या फिर कल जो है मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है और इस दौरान हालांकि तापमान बढ़े रहेंगे तो लोगों को ठंड से राहत जरूर मिलेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर दिन भर जो है हमारी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल, और दोनों ही प्रदेशों में कैबिनेट की बैठक है, तो लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इस जानकारी के लिए दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बढ़ते आगे, IBS24 में खबर दिखाए जाने के बाद यूक्रेन में फंसे छात्रों की मदद के लिए बलरामपुर जिले का प्रशासन सामने आया है। वहीं मारवाही के 2 छात्र भी यूक्रेन में फंसे हुए थे जो कि सकुशल दिल्ली लौट आए। सलील राय और शुभांश राय नाम के छात्र यूक्रेन में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। रूस और यूक्रेन के बीच बने युद्ध के हालात के बीच वे वापस वतन लौट आए हैं। वहीं बलरामपुर जिले के MBBS छात्र भी वहां फंसे हुए हैं, जिनके परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। इसके बाद कलेक्टर कुंदन कुमार ने मामले में संज्ञान लेते हुए छात्रों से फोन पर बात की, साथ ही मामले की मॉनिटरिंग के लिए अलग से अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। तो आपको बता दें कि जो हालात इस वक्त यूक्रेन में हैं, यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध के हालात बने हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के भी जो छात्र हैं, बलरामपुर के छात्र हैं, वो भी वहाँ पर कुछ छात्र फंसे हुए हैं, जिसके लिए परिजनों ने गुहार लगाई है। वहीं यूक्रेन से 2 छात्र वापस भी लौटे हैं। तो ये IBS24 की खबर का असर हुआ है कि इस पर प्रशासन ने अब संज्ञान लिया है, एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया है। वो लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग करेंगे और साथ ही जितना संभव हो सके इन छात्रों को लाने की कोशिश में जुट गया है प्रशासन।
मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर हो रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले को लेकर मंत्रालय में सपाक्स और अजाक्स की संगठन पदाधिकारियों के बीच बैठक बेनतीजा रही। तो बैठक में दोनों ही संगठनों के आईएएस स्तर के साथ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मौजूद रहे। सपाक्स के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर के.एस. तोमर और सचिव राजीव खरे ने कहा कि सरकारी सेवा में अधिकारियों के बिना क्रीमी लेयर और प्रतिनिधित्व के वर्तमान आंकड़ों के आधार पर नियम नहीं बनाए जा सकते। ये देखना चाहिए कि प्रदेश में किस वर्ग के अधिकारी सबसे ज्यादा पदोन्नत हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अजाक्स वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को सरकार ने सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाया है। तो ऐसी स्थिति ये है कि नियमों के विरुद्ध अजाक्स के वर्ग के जूनियर कैडर के अधिकारी के अंडर में सपाक्स वर्ग के अधिकारी काम करने को मजबूर है और इस संबंध में सपाक्स ने कई दस्तावेज भी पेश किए। उधर अजाक्स ने बैठक में इसका विरोध किया। जब सपाक्स ने दस्तावेज मांगे तो दोनों ही पक्षों के बीच विवाद हुआ। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन चुनाव के लिए प्रदेश निर्वाचन अधिकारी रामचंद्र खूंटिया ने संगठनात्मक चुनावों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के 3 पदाधिकारियों को एपीआरओ बनाया गया है। 31 मार्च 2022 तक सदस्यता का काम पूरा कर लिया जाएगा। दूसरे चरण में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चुनाव 1 जून से 20 जुलाई के बीच होगा। तो 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच पीसीसी जनरल बॉडी द्वारा पीसीसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और पीसीसी कार्यकारिणी और एआईसीसी सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। यही नहीं बल्कि 21 अगस्त से 20 सितंबर 2022 के बीच राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी किया जाएगा। तो संगठन चुनाव में जुट चुका है। टाइम दिया गया, वो टाइम के अंतर में जब हमका पूरा फाइनल सूची प्रकाशित हो जाएगा तो मध्य प्रदेश के लिए पर्टिकुलर सूची प्रकाशित होगा। उनका प्राइमरी यूनिट, ब्लॉक यूनिट, जिला यूनिट और प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट का यूनिट तब प्रकाशित होगा। अर्थात अप्रैल 15 का बाद जो नोटिफिकेशन होगा वो नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट डेट पब्लिकेशन हम लोग करेंगे। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सेक्सटॉर्शन मामले में बयान दर्ज कराने के लिए जिला कोर्ट पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि मालेगांव कांड के बाद कई बार मुसलमानों ने उन्हें धमकियां दी। सेक्सटॉर्शन में भी राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार किए गए दोनों ही आरोपी मुस्लिम हैं। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ लगातार षड्यंत्र किए जा रहे हैं, ऐसे विधर्मी मुझ पर घात करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेक्सटॉर्शन के मामले देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा लोग डरे नहीं बल्कि आगे आकर दोषियों को सजा दिलवाने के लिए आवाज़ उठाएं। आपको बता दें कि 6 फरवरी को प्रज्ञा ठाकुर को वीडियो कॉल आया था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ कॉल पर मौजूद युवती अपने कपड़े उतारने लगी। उसने न्यूड होने की कोशिश के दौरान कॉल रिकॉर्ड कर लिया। कुछ देर बाद आरोपियों ने सांसद को वीडियो की रिकॉर्डिंग भेजी। इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर भोपाल सांसद से ब्लैकमेलिंग की कोशिश की गई। मामले में 14 फरवरी को भोपाल पुलिस ने 2 आरोपियों को राजस्थान के भरतपुर जिले से गिरफ्तार किया था। जो प्रकरण चल रहा है मालेगांव विस्फोट का, मैं उसमें एक्यूज हूँ। तो उस प्रकरण को के कारण मेरे पास मुस्लिम लोगों के बहुत फ़ोन आते हैं और धमकी भरे फ़ोन आते हैं। पत्र में मुझे विस्फोटक सामग्री भेज दी थी पिछले वर्ष, और भी ऐसे तमाम उनकी धमकियां आती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे बदनाम करने के लिए और मुझे घात करने के लिए ये एक बड़ा षड्यंत्र है। मध्य प्रदेश में हिजाब को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान का पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि साध्वी को अपने ही धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, लिहाजा उन्हें पहले हिंदू धर्म को अच्छे से पढ़ना और समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि साध्वी का बयान बेहद निंदनीय है, उन्हें मुस्लिमों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आरिफ मसूद ने दावा किया कि ऋग्वेद में महिलाओं के पहनावे को लेकर लिखा गया है। ऋग्वेद के श्लोक का मतलब ये है कि महिलाओं को पर्दा करना चाहिए। बता दें कि साध्वी ने कहा था कि देश में हिजाब पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस धर्म में नारियों का सम्मान नहीं होता वो अपने घरों में हिजाब पहने।
तो मैं उनसे फिर अनुरोध करूंगा कि वो किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी करने से पहले अपने आप को वो देखें, और उम्मीद करूंगा कि अगर उन्हें लगता है मैंने जो चीज़ दिखाई है उनको रिग्रेट की, अगर उनको अच्छी लगता है कि ये सत्य है और वो सत्य है, तो उन्हें फिर हम लोगों से और भोपाल के तमाम लोगों से क्षमा करनी चाहिए। सूरजपुर के मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाने में CGST सेंट्रल एक्साइज की 11 सदस्यीय टीम ने दबिश दी। सेंट्रल एक्साइज की टीम गुरुवार दोपहर 1 बजे से कार्यालय और फैक्ट्री में दस्तावेज खंगालने में जुटी है। कारखाने का गेट बंद करके आवाजाही भी रोकी गई है। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम शक्कर, सेल, मोलासिस बिक्री समेत ठेकेदारों द्वारा शक्कर कारखाने में सप्लाई के GST रिकॉर्ड और संधारण को कब्जे में लेकर साल 2017 से लेकर अब तक के GST कलेक्शन की जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि अब तक की जांच में किसी भी तरह की गड़बड़ी की जांच दल के हाथ नहीं लगी है। जांच के कल तक भी जारी रहने की संभावना है। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज मामले का बिलासपुर हाईकोर्ट ने निराकरण कर दिया है। साथ ही सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य सरकार 1 साल के भीतर तमाम कमियों को दूर करे। वहीं MCI ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि सरकार तमाम कमियों को दूर कर अप्रूवल के लिए आवेदन दे तो MCI सहयोग करेगा। आपको बता दें कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की मान्यता 2018 में खत्म कर दी थी। दरअसल MCI की टीम को निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज में बहुत सी खामियां मिली, जिसके कारण कॉलेज के 2017 बैच में प्रवेश लेने वाले मेडिकल छात्रों के भविष्य पर संकट की स्थिति बन गई थी। इस पर विद्यार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस बीच लंबी सुनवाई के बाद राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वो कॉलेज का अधिग्रहण करने के लिए तैयार हैं। वहीं इस बीच मेडिकल कॉलेज में व्यापमं द्वारा 176 पदों पर नर्सिंग स्टाफ की भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। 2 दिन पहले ही भर्ती सूचना जारी की गई थी। छत्तीसगढ़ में राजस्व कर्मचारियों और वकीलों के बीच विवाद का मामला बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में 4 अलग अलग PIL दाखिल की गई है। राजस्व अधिकारियों की पड़ताल और तहसीलों को बंद किए जाने को लेकर वकीलों ने याचिका दायर की है। याचिका में प्रमुख रूप से लोक सेवकों को हड़ताल नहीं करने की दलील दी गई है और इसे सिविल सेवा आचरण के खिलाफ बताया गया है। साथ ही याचिका में हड़ताल से जनता को हो रही परेशानी का जिक्र किया गया है और तहसीलों को खोले जाने की मांग की गई। सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक के देवगढ़ सरनापारा में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद 20 से अधिक लोगों के उल्टी दस्त और कमजोरी की शिकायत के बाद एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। 3 बच्चों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद BMO समेत 3 डॉक्टर्स की टीम ग्राम देवगढ़ सरनापारा में कैंप लगाकर मरीजों का इलाज कर रही है। वहीं बच्चे की मौत के बाद नाराज परिजनों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया और सरकार से 50 लाख मुआवजे की मांग की। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में जो गंभीर रूप से जो लोग बीमार पड़े उनको भर्ती कराया गया। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं बच्चे के जो परिजन है, जो बच्चा जिसकी मौत हुई, उसके परिजनों ने चक्का जाम करके प्रदर्शन किया। इसका पतला दस्त था, वो उल्टी कर रहा था। फिर मैदान पानी था, मैदान भी वैसे ही पानी, उल्टी भी वैसे ही। खत्म हो गया। 4 का जो है सवेरे प्रातः जैसे हम कार्यकर्ता हूँ उसकी जानकारी मिली है तो उनको एम्बुलेंस के माध्यम से उनके द्वारा बुला करके भर्ती किया गया था। अभी दोपहर समय में शादी समारोह था, वहाँ लगा था, उसमें जो है फूड पॉइजनिंग की घटना पता चला है, जिसकी प्रशासनिक रूप से जाँच की जाएगी और इसमें जो भी रिस्पांसिबल होंगे उनके भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रायपुर के मंडी गेट के पास रेलवे की जमीन पर पिछले 10 साल से रह रहे सैकड़ों परिवार खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। रेलवे ने अपनी जमीन पर बसे करीब 263 परिवारों में से 55 के घर को तोड़कर जमीन खाली कराई है। रेलवे ने कई बार इन परिवारों को नोटिस दिया था, लेकिन ये नहीं हटे। उसके बाद रेलवे के कर्मचारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और निर्माण को ढहा दिया।
देर शाम महापौर और स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंचे। जनप्रतिनिधियों ने रेलवे के कर्मचारियों का काम बंद करवाया, जिसके बाद अधिकारी वापस लौट गए। जनप्रतिनिधियों ने कृषि उपज मंडी के जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा कर सभी परिवारों को मंडी के शेड के नीचे रात काटने की अनुमति दिलवाई। नहीं रहे बेटा, मैं काम में चल रही। काम में चल रही। अब क्या चाहती हो? अब देवा दे हो कोनो जगह तो रहे बसे बर तो खा कमा ले वो बेटा। पहले भी बोले थे कि उन्होंने मतलब खाली करने के लिए, बट ऐसा है सर कि हम लोग गरीब लोग हैं। हम लोग यहाँ सर अभी यहाँ से हम सालों साल से रह रहे हैं सर। बात यह है सर, हम गरीब लोग, अगर हमको अगर कुछ दिन अगर मोहलत भी दिया जाए तो हम लोग जाएं कहाँ सर। इंदौर के विजयश्री नगर में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक आकाश के भाई ने बताया है कि उसके भाई ने अपने मोबाइल में एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसके मुताबिक उसकी मौत का जिम्मेदार तेजाजी नगर थाने का एसआई विकास शर्मा है। एसआई विकास पर एनडीपीसी समेत अन्य धाराओं में उलझाकर उसे फंसाने की धमकी देता था। मृतक आकाश बीए फर्स्ट ईयर का छात्र था और मृतक के भाई के मुताबिक आकाश को की किसी युवती से दोस्ती थी और सब इंस्पेक्टर खुद को युवती का चाचा बताता था। उसे आकाश और युवती का मिलना पसंद नहीं था और इसी के चलते वो अक्सर आकाश को धमकाता था। मृतक की मां भी पुलिस विभाग में ही पदस्थ है। साथ ही ये भी आरोप है कि एसआई ने आकाश को चंदन नगर थाने बुलाया था और उसके साथ मारपीट की थी। इससे आहत होकर ही आकाश ने खुदकुशी की है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। हालांकि पुलिस ने किसी भी सुसाइड नोट से इनकार कर दिया है। मृतक का मोबाइल जब्त कर आगे की पड़ताल की जा रही है। पिछले 10 फरवरी को घर से बाहर थे, तभी विकास शर्मा ने जानवी शर्मा और मेरे छोटे भाई को पकड़ के चंदन नगर थाने ले गए। वहां उसके साथ मारपीट करी। डिप्रेशन में आके मेरे छोटे भाई ने आत्महत्या कर ली कल शाम को, और उसने अपने मोबाइल में इसकी नोट भी छोड़ा है कि उसकी मौत के जिम्मेदार विकास शर्मा, सब इंस्पेक्टर विकास शर्मा, तेजाजी नगर थाने के। मर्ग कायम हुआ है। मृतक का नाम है आकाश, पिता माणक चंद, बढ़िया, ये विजयश्री नगर में रहता है। कल इसने अपने घर में फांसी लगा ली है। मोबाइल जब्ती में है, उसको परिजनों के समक्ष देखा जाएगा, जो भी होगा जांच में मालूम पड़ेगा बाद। तो सुबह 7 बजे की खबरों फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन। हमर बानी अमर गोट। नमस्कार।